नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस जीके के अंतर्गत बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। टोटल वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। कितना होती है? 32 होती है, जिसमें से 20 दांत जो होते हैं वह जीवन में 2 बार निकलते हैं, जबकि 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में सिर्फ 1 बार निकलते हैं। मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या कितना होती है? 32 होती है। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। 1 बार दूध के दांत होते हैं, उसको टूटने के बाद फिर अस्थायी दांत निकल आते हैं, जबकि 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में सिर्फ 1 बार निकलते हैं। उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। यानी वयस्क मनुष्य में 20 + 12 यानी टोटल कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इनकी संख्या 20 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से? मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं पेसमेकर की। पेसमेकर का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। इसे कृत्रिम हृदय भी कहा जाता है। पेसमेकर का संबंध हृदय से है, इसे कृत्रिम हृदय भी कहा जाता है। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना इसका कार्य है। यहीं पे हम बात करते हैं गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक भी हृदय से ही संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से ही संबंधित है। किडनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। किडनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। कहाँ पे होता? धमनी। जैसा कि आप जानते हैं, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है। क्या होता है? जब भी बात की जाएगी सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्तदाब घटता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? यह अनेकों बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। यानी मानव ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की मात्रा 80 से 90% होती है। कितना होती है? 80 से 90% होती है। किसमें? मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा यानी आयरन है। कौन सी धातु रक्त में पाई जाती है? आयरन यानी लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त का शुद्धिकरण कहा जाता है? रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? सॉरी, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है। रक्त का शुद्धिकरण का कार्य किडनी में होता है, जिसे वृक्क कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किडनी में होता है, जिसे वृक्क कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कहाँ पे होता है? वृक्क यानी किडनी में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत इसका सही आंसर होगा। भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। यहीं पे बात कर लेते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार यानी सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। कौन सा अम्ल है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा अम्ल है? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह क्या कार्य करता है? मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है, इसे जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। HCl का कार्य क्या है? HCl भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। HCl को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह भोजन को पचने में सहायता प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है डायलिसिस कही जाती है। जब किडनी वर्क करना बंद कर देती है, यानी किडनी वृक्क काम करना बंद कर देता है, यह काफ़ी हद तक जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वहाँ पे डायलिसिस यानी अपोहन की क्रिया प्रारंभ की जाती है। डायलिसिस यानी अपोहन की क्रिया प्रारंभ की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। किसमें? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्सिन क्या कार्य करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाती है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदले जाते हैं? तो एमिनो अम्ल। किसमें? एमिनो अम्ल में बदले जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत यानी लीवर। कौन सा? लीवर, जिसे यकृत कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त बनता कहाँ है?
पित्त बनता है यकृत में, कहाँ पे? यकृत में। दो प्रश्न यहाँ पे घुमा के पूछे जाते हैं। पहला, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी पित्त बनता कहाँ है? यकृत यानी लीवर में बनता है। कहाँ पे? लीवर में बनता है। अब यहीं पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पित्त जमा होता है, यानी पित्त कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्त पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यानी पित्त बनता है लीवर में और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। कहाँ पे? पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जबकि बनता है लीवर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है सिस्टोलिक व डायस्टोलिक। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक की बात की जा रही है, तो 120 mm सिस्टोलिक और 80 mm डायस्टोलिक। यह क्या है? सिस्टोलिक है और यह 80 डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक के फॉर्म में पूछा गया है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm सिस्टोलिक व 80 mm डायस्टोलिक होता है। यहाँ पे आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी समझना है। जब सिस्टोलिक की बात पहले की गई है तो 120 mm Hg होगा, और उसके बाद डायस्टोलिक की बात की गई है तो डायस्टोलिक 80 mm Hg होगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm Hg। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है? जब मनुष्य दौड़ता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है, जैसा कि आपने अनुभव भी किया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह हृदय कार्य करता है। क्या करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह हृदय कार्य करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का यानी ब्लड का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जब भी बात की जाएगी कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, तो रक्त का रंग यानी ब्लड का रंग लाल इसलिए होता है, वह हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, यानी Fe। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन RBC यानी रेड ब्लड सेल्स का महत्वपूर्ण घटक है। यहीं पे बात करते हैं हीमोग्लोबिन का कार्य। हमने आपको बताया ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं जब कोई बाहरी पदार्थ मानव प्रणाली में प्रविष्ट होता है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देती हैं। प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स कहते हैं। जैसा कि जानते हैं यह सैनिक का काम करती हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। WBC जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया प्रारंभ करती हैं WBC। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? यह भी प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें RBC कहते हैं, यह उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में।
किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। यहीं पे बात करते हैं, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? मनुष्य के आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। यहीं पे हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऊपर भी हम इसके बारे में बता चुके हैं। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं, में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में यानी अस्थिमज्जा में होता है। आगे बढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वही प्रश्न फिर घुमा के पूछा गया है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यानी डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कशेरुक रज्जु की बात कर लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहां पे है? कशेरुक रज्जु में। किसमें? कशेरुक रज्जु यानी मेरुरज्जु जिसे कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में। स्तनधारी यकृत में यूरिया बनाते हैं यानी लीवर में यूरिया बनाते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के भीतर खून हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन किसे कहा जाता है? आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव के श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? 0.07 mm उसका व्यास होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपोहन। अपोहन जैसा कि हमने आपको बताया, इसी को डायलिसिस कहा जाता है। यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए। यानी जब वृक्क काम करना बंद कर देता है तो उसे मनुष्य को डायलिसिस पर रखा जाता है। जो काम वृक्क करता है उसी काम को कराने के लिए डायलिसिस किया जाता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी पसीना जो होता है मनुष्य का, स्वेदन पसीना जिसे कहते हैं, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए होता है।
शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामान्यतः निषेचन होता है, निषेचन कहां पे होता है? गर्भाशय में सामान्यतः निषेचन कहां पे होता है? सामान्यतः निषेचन गर्भाशय में होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? कौन सा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार यह एग्जाम्स में पूछा गया है। जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन ग्रंथि से स्रावित होता है एड्रिनल। कौन सा? एड्रिनल, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, इसी को कहा जाता है। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। बात करते हैं लास्ट प्रश्न की। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग गर्भाशय शिशु के विकास की जानकारी हेतु किया जाता है। किसका प्रयोग? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।